हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के लिए जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म, और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज, जिसमें आप टॉपिक पढ़ रहे हो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फर्स्ट केस आपने कर लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा केस आपने कर लिया है। और सेकंड और लास्ट केस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके सामने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का वो केस है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कहना चाहिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का वो केस है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी पिछली क्लास में, यानी लास्ट लेक्चर में। वो है केस 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या होता है ये आपको काफी डिटेल में बता दिया गया था। आज हम आपको इसका नेक्स्ट और लास्ट केस सिखाते हैं। ये है आपके सामने टॉपिक, मेन वही है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बस यहां अब आपको केस नंबर 2 करना है। तो ये हम हटाकर केस 1 की जगह केस 2 लिखते हैं। और क्या है केस 2 का नाम? व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लें। वो डिफरेंस क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो पहले भी ऐसे थी। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी बच्चों को। ये आपका डायग्राम। अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो पहले भी ऐसे थी, जेड एक्सिस के अलोंग। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली कैसे बनानी है? अगर आप रूम में हो तो फ्लोर से सीलिंग की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दें। आपका जो रूम का फ्लोर यानी फर्श है उससे छत की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ बनेगी। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ था, यानी वाई एक्सिस के अलोंग। अब आज के आपके केस में ये कहता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहा है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर होगा। ये आपका सेकेंड केस है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस बहुत समझना जरूरी है बच्चों को कि पिछले केस में चार्ज पार्टिकल इस y एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी से एंटर हुआ था, और उसके लिए हमने कहा था कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब यहां चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर ना होते हुए एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाते हुए। वो एंगल कितना है? थीटा। अब इस सिचुएशन में हम सबसे पहले एक काम करेंगे। वो काम ये कि सबसे पहले हम इस वेलोसिटी, ये जो v वेक्टर जो दिख रहा है थीटा एंगल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। और मैं रिजॉल्व करने के लिए ये ब्लैक कलर का यूज कर देता हूं जिससे बच्चों को अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये v वेलोसिटी का यहां पर एक कंपोनेंट बनेगा, जिस कंपोनेंट का नाम होगा v cos थीटा। मैंने बच्चों को बताया है 11th क्लास में वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ाया है और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि
जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो उसने जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया है उस वाले वेक्टर को, उस वाले कंपोनेंट को कहना चाहिए कॉस कहा जाता है। वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है, लेकिन वो तब होता है जब ये नीचे एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होता है, ये वाला। अगर ये एंगल थीटा होता जो मैंने अब बनाया है ब्लैक कलर से, तो आपका इधर वाला कंपोनेंट यानी ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट कहलाता और वर्टिकल वाला साइन। लेकिन क्योंकि ये एंगल थीटा यहां पर है, इसलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कॉस है और उसके परपेंडिकुलर एक और कंपोनेंट बनेगा। ये लीजिए, ये बना देते हैं इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जो कहलाएगा v साइन थीटा। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया इस केस के लिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाता हुआ चार्ज पार्टिकल मूव करता है या एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो सबसे पहले आपने रिजॉल्व कर देना है दोनों कंपोनेंट्स को। और मैं यहां लिख देता हूं, एक कंपोनेंट है आपका कौन सा, v cos थीटा, और ये किधर है, अलोंग b यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। याद रहे जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होगा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन होगा। और फिर नंबर 2 सेकेंड कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, e फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी v साइन थीटा, और ये होगा परपेंडिकुलर टू b, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब आप गौर से अगर देखेंगे तो ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा। तो ये जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, और वो कितनी फोर्स लगेगी, जब भी हमने पढ़ा है, हम सीधे कॉस और साइन को भी फिलहाल अगर छोड़ें तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस फोर्स को डिस्कवर किया था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, इसलिए इस फोर्स का नाम लॉरेंज फोर्स है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यहां लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो है वेक्टर नोटेशन में क्या होती है, q v क्रॉस b। ओके बात, तो ये आपकी लॉरेंज फोर्स के हिसाब से चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स है, ये उसका फॉर्मूला है। और हम इस फॉर्मूले को जब एक्सपैंड करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास q v क्रॉस b के लिए v भी साइन थीटा आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, यहाँ भी कई बार बताया जा चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जब भी करते हैं तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच का साइन थीटा यानी एंगल ये आ जाता है। ये लॉरेंज फोर्स एक्ट होगी या लगेगी जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा थीटा एंगल बनाते हुए। और याद रखें, अगर पिछले केस की बात करें तो वहां थीटा 90 था, तो यहाँ साइन 90 कर देते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये QVB सिर्फ फोर्स बची थी। तो यहां पर एंगल क्योंकि 90 नहीं है तो यही फोर्स रहेगी, और इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको बताया था कि ये फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी।
ये बात यहाँ लॉरेंज के हिसाब से नहीं है, ये बात इस क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ v क्रॉस b करके जो भी आंसर आ रहा है फोर्स है, वो फोर्स या वो जो आंसर होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स हैं यानी v और b। और फिर मैंने आपको बताया था, ये भी 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगती है वो फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है। और डायरेक्शन चेंज करने वाली फोर्स उस बॉडी को या उस पार्टिकल को हमेशा सर्कल में घुमाती है और इसीलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स आपको दिख रही है, दिस फोर्स, ये नोट्स में लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां पर लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आप यहां पे सुने ध्यान से, लैंग्वेज के लिए आपके पास नोट्स है। तो दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ v and b and a force acting perpendicular to v only changes the direction of v, and if the direction of velocity changes continuously then the charge particle start moving कहना चाहिए in circular path। यानी ये फोर्स हमारी इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगी, घुमाएगी, और जो फोर्स सर्कुलर पाथ में घुमाती है वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, रीजन भी बता दिया है। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल का काम क्यों करेगी, ये रीजन 12th क्लास का नहीं है, ये रीजन 11th क्लास का है। और दो रीजन है, पहला रीजन क्रॉस प्रोडक्ट से आई है ये फोर्स, तो इसलिए ये दोनों के परपेंडिकुलर होगी v और b। और 11th में ये भी पढ़ाया गया था कि v के परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलती है, और डायरेक्शन बदलने वाली फोर्स उसको हमेशा सर्कल में घुमाती है, क्योंकि सर्कल में ही घूमने पर हमेशा डायरेक्शन बदलता रहता है। और सर्कल में घुमाने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो दिस फोर्स acts as centripetal force। ये फोर्स एक्ट करेगी किसकी तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m v²/r। लेकिन यहां v की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, v sin थीटा अपॉन r। और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। मैं याद दिला दूं, वैसे नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। लेकिन यहाँ v sin थीटा वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसकी वजह से ही वो सर्कल में घूम रही है। तो आपको यहाँ v की जगह लिखना पड़ेगा v sin थीटा। बस लास्ट पिछला जो चीज है वो दिखाता हूं एक बार। वहां पर थीटा 90 था, तो थीटा 90 होने की वजह से ये देखो, ये हमारा साइन 91 हो गया था, तो फोर्स QV हो गया था, और वो फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो F की जगह भी mv²/r था। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस समझ लें। यहाँ पर क्योंकि एंगल 90 नहीं थीटा है, तो फोर्स भी QV साइन थीटा रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स में भी जहां जहां V आ रहा है वहां पर V साइन थीटा आएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। अब हम, क्योंकि यही फोर्स F = QV साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक
हम ऐसा लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इक्वल टू हो जाएगा, दोनों फोर्सेस एक ही हैं, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जरूरी है। तो अब आपका क्यू वी बी साइन थीटा ये फर्स्ट इक्वेशन से, और इक्वल टू एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आर है। अब आप ये एक v साइन थीटा वाला पूरा एक v साइन थीटा से, क्योंकि ये v साइन थीटा का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में है, एक v साइन थीटा से ये कैंसिल कर देंगे, और आपको r की वैल्यू मिलेगी m v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। पिछले वाले डेरिवेशन में भी आपने यही किया था, दिखा देता हूं याद दिलाने के लिए। आपने सबसे पहले r की वैल्यू ही फाइंड आउट की थी कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सर्कल में घूम रहा है कोई भी चीज, तो उस सर्कल की रेडियस हमें पता होनी चाहिए। तो वहां पर रेडियस आई थी एम वी अपॉन क्यू बी। फर्क क्या आया है दिखाएं, ये एम वी अपॉन क्यू बी के बजाय एम वी के साथ साइन थीटा अटैच है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ये आपने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने दूसरी चीज जो फाइंड आउट की थी वो फाइंड आउट की थी टाइम पीरियड। टाइम खाली बोले तो कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड का मतलब है क्या, एक चक्कर काटने का टाइम। और उस टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किए थे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस फॉर्मूले से हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता लग सकता है, और एक चक्कर काटने का टाइम निकालने के लिए जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ये हमेशा क्या होता है 2 पाई और r, और स्पीड आपको पहले ही पता है, नीचे स्पीड लिखनी है। स्पीड क्या लिखोगे, v साइन थीटा। ध्यान रहे मैंने पहले भी बताया था, पिछले केस में जहां जहां v आ रहा है वहां वहां v साइन थीटा आएगा बस, और उसका रीजन बार बार बता रहा हूं मैं पिछला केस दिखा के। यहां पर v थीटा 90 होने की वजह से साइन 91 हो गया था, तो जहां जहां देखो ये रहा, टाइम निकालने के लिए 2 पाई आर अपॉन वी यूज किया था हमने। तो जहां जहां यहाँ पर देखो रेडियस में एम वी साइन थीटा आ गया था, यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा, जहां जहां वी लेना है वहां वी साइन थीटा हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ वी नहीं, वी का साइन कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल है चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए। अब हम 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा ले चुके हैं, क्योंकि ये मैंने अभी बताया वी साइन थीटा ही गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको याद रखना है जहां जहां पिछले केस में वी लिया था वहां वी साइन थीटा आएगा। अब आप यहां पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे बस, तो हमारा जो टी बनेगा कैपिटल टी, जिसे हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, वो 2 पाई डिवाइडेड बाय एम वी, सॉरी एम नहीं रहेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय v साइन थीटा।
ये लीजिए थीटा, तो 2 पाई अपॉन v साइन थीटा एज इट इज है। r हमने नहीं लिखा है यहाँ, क्योंकि r की जगह, ये r यहाँ ना लिख के थोड़ा हम साइड में लिख रहे हैं, ये पूरा वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, क्योंकि r हम पहले ही निकाल चुके हैं। प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं है, वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था पिछले केस में भी, जिनको याद होगा अच्छा है, मैं दिखा देता हूँ। चलो बार बार वीडियो रिवाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर हमने 2 पाई अपॉन v लेने के बाद r की जगह r की ये वैल्यू पुट की थी, ये देखो लिखा हुआ है। तो वही प्रोसीजर सेम टू सेम चल रहा है। r की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे m v साइन थीटा, अच्छा नहीं लिखा, दोबारा लिख देता हूं, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है बात। तो 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड करके r की वैल्यू हमने यहां से पुट कर ली है ये। अब आप आसानी से v और साइन थीटा और साइन थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कैपिटल T की वैल्यू जो आई है वो है 2 पाई m डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा, QB। अब जो एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 पाई m अपॉन QB है, और पिछले वाले केस को देखो, ये रहा, देखो ये रहा, यहाँ पर भी 2 पाई m अपॉन QB है। और मैंने पिछले लेक्चर में बच्चों से ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये टास्क दिया था कि टाइम एक चक्कर काटने का 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जो चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होगा उसका मास भी नहीं बदलता, उसका चार्ज भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से लगाइए। यानी चार्ज पार्टिकल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में जितनी ज्यादा वेलोसिटी से धक्का दो या जितनी कम वेलोसिटी से धक्का दो, उसके एक चक्कर काटने का टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। दिख रहा है सामने, ठीक है जी। सामने लिखी हुई चीज को तो जुटला नहीं सकते, क्योंकि टाइम पीरियड, वेलोसिटी यहाँ कहीं है ही नहीं। नॉर्मली अगर हम किसी मोशन की बात करें तो उसमें जितना ज्यादा वेलोसिटी से कोई चीज भागती है उतना टाइम उसको कम लगता है, जो भी वो दूरी तय कर रही है। यहाँ जैसे एक सर्कल में दूरी तय करेगी वो 2 पाई r होगा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है और बहुत यूनिक स्पेशल केस है कि आप चार्ज पार्टिकल को, उसी सेम चार्ज पार्टिकल को उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में कितनी भी तेज धक्का दे दो, यानी कितनी भी तेज वेलोसिटी से एंटर करवा दो, चार्ज पार्टिकल के एक चक्कर काटने में समय हमेशा सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो बच्चों को बताने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे आंसर रिवर्ट नहीं किया है। जो बच्चे बहुत डेस्परेटली, एगरली वीडियो का वेट करते हैं, उन्होंने भी किसी ने आंसर नहीं दिया है। तो जो आप लेक्चर देखते हो उसका आंसर भी दिया करो। कुछ बच्चे काफी अच्छे आंसर या रेगुलर आंसर देते हैं, उन्होंने भी नहीं दिया है। तो याद रखें, ये भी आज के में लेक्चर में भी यही क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला टाइम का तो सेम आ रहा है। ये जो एक पूरा कंप्लीट राउंड ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी इस पिछली बार वो पिछले केस में वो v वेलोसिटी की वजह से था, यहाँ भी v साइन थीटा की वजह से, लेकिन राउंड तो होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो रेडियस तो देखो पिछले वाले से अलग आई है, वहाँ mv अपॉन क्यूबी आई थी, mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी आई, लेकिन टाइम वही आया है और उसकी वजह से ओमेगा भी सेम आएगा, क्योंकि और ओमेगा क्या और फ्रीक्वेंसी तो 1/t होती है, बताया था पिछले टर्म में। तो टाइम जब सेम आ गया तो ये फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t होती है और ओमेगा जो कि 2 पाई बाय कैपिटल T होता है ना ये। तो ये दोनों तो टाइम के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों तो सेम आना ही है।
क्योंकि लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जस्ट आपने टाइम का रेसिप्रोकल करना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको 2π/t लिखना है। 2π तो सेम है। तो क्योंकि टाइम पिछले केस और इस केस में सेम आया है, आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। तो एक चक्कर काटने का टाइम किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सेम होता है, चाहे वो किसी भी वेलोसिटी से एंटर हो, वही चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन वरना अगर अलग अलग चार्ज पार्टिकल है तो Q और M बदल जाएगा। तो सेम चार्ज पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से एंटर हो, कितना भी एंगल बनाता हुआ, उसका टाइम हमेशा सेम रहेगा। अब आप ये सब चीज फिनिश करने के बाद इस आर्टिकल में यानी इस केस में एक एक्स्ट्रा चीज आपको दिखाना बाकी है। पिछले केस में सिर्फ वेलोसिटी v थी और उस वेलोसिटी की वजह से ये फोर्स लगी थी जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया था, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल गोल गोल चक्कर काट रहा था। वो वेलोसिटी v थी। यहां वो वेलोसिटी जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल गोल गोल चक्कर काट रहा है वो v नहीं, v sin थीटा है। और उस v का एक और कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो अब जैसे ये वाला वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा रहा है, ये वाला कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और दोनों काम एक साथ होंगे। v sin थीटा विल मेक द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ, यानी v sin थीटा उसे गोल गोल घुमाना चाहता है और घुमा रहा है, और v cos थीटा उसे ऊपर ले जाना चाहता है। तो क्या होगा मालूम? ये जो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहा है ये ऐसे मूव करने लगेगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमते घूमते ऊपर भी जाएगा एट द सेम टाइम्स, यानी साइमल्टेनियसली। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाता है, जो आपने अभी देख लिया। मैं जगह बची नहीं है इसलिए क्लियर कर रहा हूं, जितने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने, जितना मुझे जरूरत है लिखने की वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो इस केस में एक चीज ये एक्स्ट्रा हुई है, वहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी और उसने चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया था। यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, जिसमें v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा, ये वाला गोल गोल घुमाएगा, और ये वाला पार्टिकल उसको ऊपर लेता जाएगा और गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाएगा चार्ज पार्टिकल। इस पाथ को हेलिकल पाथ कहा जाता है। पिछले वाले पाथ को सर्कुलर पाथ कहा जाता है। यानी पिछले वाले डेरिवेशन से आपको ये पता चलता है, पिछले केस से आपको ये पता चलता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और उसी जगह अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना के एंटर होता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के एंटर नहीं हुआ, थीटा एंगल बना के एंटर हुआ, तो उसका साइन कंपोनेंट उसको गोल गोल घुमाएगा, कॉस कंपोनेंट उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और वो गोल गोल घूमता घूमता ऊपर जाएगा। गोल गोल घूमता घूमता ऊपर जाने को हेलिकल पाथ कहते हैं। तो ऐसे केस में आप ये कह सकते हो कि when charge particle enters inside a magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field, it moves in helical path, not in circular path. और रीजन क्या है? The component v sin theta tries to make the charge particle in circular path, tries to make the charge particle move in circular path, and the component v cos theta drags, यानी वो घसीटता है उसको ऊपर की तरफ।
तो द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन हेलिकल पाथ। और इस हेलिकल पाथ में मूव करने पर आपको एक चीज ये फाइंड आउट जरूर करनी है। ये जो मैंने एरो बनाया है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूं तो बच्चों को और क्लियर हो जाएगा। ये एरो मैं बना देता हूं ब्लू कलर से। लो जी, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये दो रिंग्स देख रहे हो आप, एक हेलिकल पाथ में ऐसे घूमता हुआ ऊपर गया। दो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले कोई भी दो हेलिकल पाथ्स के बीच का डिस्टेंस है। आप चाहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच का, चाहे इन दोनों के बीच का, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव रिंग्स टाइप जो बने हैं ये, इनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो इस वर्ड के लिए पिच यूज करते हैं इस डिस्टेंस के लिए। तो ये कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है। याद रखना है आपको, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, और ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। आप नोट्स में पढ़ोगे पूरा लैंग्वेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है वो आपको सब कुछ मिलेगा कि वी साइन थीटा गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वी कॉस थीटा ऊपर ले जाने के लिए। पिछले वाले में कोई साइन कॉस कुछ नहीं थे, एक ही वेलोसिटी थी, वो गोल गोल घुमाती थी। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक गोल गोल घुमाएगा, एक ऊपर ले जाएगा, और गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाएगा, हेलिकल पाथ बनेगा। गोल गोल घूमने के लिए रेडियस और टाइम पीरियड आपने मालूम कर दिया है, टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। आखिरी चीज जो आपने फाइंड आउट करनी है वो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ है, और उसके लिए हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और वो होगा स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं यहां क्या, पिच, और स्पीड वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। ध्यान दें, आज अभी तक हम v sin थीटा यूज कर रहे थे हर जगह। क्यों यूज कर रहे थे कि v sin थीटा उसको गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां हम स्पीड की जगह v cos थीटा यूज कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी की जगह v cos थीटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि v cos थीटा उसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो काम करने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वही हम यूज करेंगे। तो दो वेलोसिटी हैं, साइन वाली उसे गोल गोल घुमाती है, तो जहां गोल गोल घूमने की बात आई रेडियस की, टाइम पीरियड की, वो हमने v sin थीटा यूज किया। जहां ऊपर ले जाने वाली बात आई तो उस वेलोसिटी को यूज किया हमने जो उसे ऊपर ले जा रही है, v cos थीटा। और मैंने बताया टाइम तो एक चक्कर काटने का हमेशा फिक्स रहता है, वो आपके पास है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये तो हमेशा फिक्स है, बताना है बच्चों को ऐसा क्यों है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। यहां पर कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, इसलिए ये आपका पिच ऑफ द हेलिकल पाथ है। और ये पिच क्योंकि डिस्टेंस है, ये मीटर्स में नापा जाएगा। रेडियस भी डिस्टेंस होता है, ये मीटर्स में नापा जाता है। टाइम सेकेंड्स में नापा जाता है। फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज में नापी जाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी रेडियन पर सेकेंड में नापी जाती है। सबको याद रखना है बच्चों ने। तो ये पिच तक हमें फाइंड आउट करना होगा इस केस के लिए, और यहां हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, जो कि एक पूरा ब्रांच जैसा चीज खत्म होता है। मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पोर्शन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आपने वो बायट-सेवर्ट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ,
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना वगैरह वगैरह सीखा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का सेकेंड पोर्शन है फोर्स ऑन अ चार्ज और मोशन ऑन अ चार्ज। तो आपको अब पता चल गया कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है जब थीटा यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और अगर थीटा 90 नहीं होता, कुछ और होता है, तब वो कैसे पाथ में मूव करता है? हेलिकल पाथ में। और ऐसा करने के दौरान उसके रेडियस, टाइम और पिच निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और यहाँ हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं। बच्चों को टाइम वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट। तो तब तक के लिए हम गुड बाय करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।